संघ को 100 साल पूरे हुए हैं इस विजयदशमी पे। संघ जो है ना वो सेलिब्रेट नहीं करता, वो कमेमोरेट करता है जी, कि भारत के अंदर अंदर कितने स्वयंसेवक हुए? इसमें लगभग 80 लाख लोग ऐसे होंगे जबरदस्त। जो साल में एक बार कम से कम जरूर आते एक साल में अपने जैसा एक आदमी खड़ा करता बस। दैट्स द वोकिज्म के चलते बहुत सारे बच्चे, मतलब बिल्कुल यंग बच्चे यार, मैं तो देख के मतलब 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र भी नहीं है अभी। ये हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है, देखो कि किसी ने कुछ भी नया इन्वेंट किया बाहर जाकर ही पढ़नी है, घर पे पड़ी हुई नहीं मानी जाएगी। और यहाँ तो क्या है, घर में छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, तो माँ सुबह आधा घंटा लगा रही है, पिताजी 1.5 मिनट लगा रहे हैं, बेटा बाहर से निकलते हुए ऐसे करके निकल रहा है। बढ़िया एग्जाम्पल दिया एकदम। और टू नेम अ फ्यू इज विश्व हिंदू परिषद, यस, ABVP, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ जो लेबर में काम करती है, भारतीय किसान संघ जो फार्मर्स में काम करती है, विद्या भारती, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि टू हैव एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वुमेन। जो भारत के बाहर जो संघ है, अपने देश के बाहर जो संघ है, वहाँ पे परिवार शाखा लगती है, पूरी फैमिली आती है, क्योंकि उनको अकेले आने का समय, मतलब अकेले नहीं आ सकते, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल 5 लोग घर पे आए हैं कॉफी चाय पीने, पता नहीं ना इसमें से किसकी कौन सी जाति है, और कभी पूछे भी नहीं, तो वो पहचान लिया उसको। तो ये तो सफाई कर्मचारी का बेटा, इसने कौन से बर्तन में खाना खाया, इस बर्तन में खाया, ये बर्तन बाहर फेंक, बोले बर्तन बाहर फेंकेंगे तो हम सारे बर्तन बाहर फेंक देंगे। कि अगर छुआछूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है। कि एक गांव में एक कुआं, एक मंदिर और एक ही शमशान हो, तो क्या है कि अगर आपको संघ को वास्तव में देखना है तो आपको संघ में आना पड़ेगा। तो सबसे छोटी जो इकाई है संघ की, उसको बोलते हैं बस्ती जी। 10,000 की जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पे, एक 10,000 के 10,000 के काउंट पे एक बस्ती, ऐसी 7-8 बस्तियों का एक मंडल या ब्लॉक, ऐसी 12-15 बस्तियों का एक नगर, ऐसे 4-5 नगरों का एक जिला या डिस्ट्रिक्ट, ऐसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट का एक विभाग, जोन, ऐसे 8-10 विभागों का एक प्रांत, स्टेट या प्रदेश, और ऐसे 4-5 प्रदेशों का एक क्षेत्र, और देश भर में ऐसे 11 क्षेत्र हैं अभी संघ की दृष्टि से, और 42 प्रांत हैं। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छा है अखिल जी, बहुत दिन से आपसे मिलना ड्यू था जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। आज आपने ओकेजन बना लिया। जी जी, थैंक्स करना ही था सर ये बहुत। और अभी अच्छी बात यह है कि संघ को 100 साल पूरे हुए हैं इस विजयदशमी पे, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने सोचा कि दिस विल बी द परफेक्ट टाइम टू शूट एंड रिलीज दिस पॉडकास्ट, ताकि जो जनता के अंदर एक और समझ है संघ को लेके वो और ज़्यादा बढ़े। देखिए, मैं आपको एक ना बड़ी विचित्र सी बात बताता हूँ, बड़ी अजीब सी बात है, आपको पता नहीं, आपको लगेगा यार ऐसे भी कभी होता है क्या। जी जी। संघ जो है ना वो सेलिब्रेट नहीं करता, वो कमेमोरेट करता है जी। तो हमारे पास सेलिब्रेशन के लिए कुछ नहीं है जी। उसका ना बड़ा एप्ट सा रीज़न है। उसका रीज़न क्या है, द फाउंडर ऑफ द RSS डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी, उनसे लोग पूछते थे कि ये जो काम आपने शुरू किया है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का, ये कब पूरा होगा। तो वो मराठी थे, वो मराठी में बोलते थे याची देही याची डोला। अब इसका मीनिंग क्या है, तो आपके जो लिसनर्स हैं या आपके जो व्यूअर्स हैं वो इसको गूगल भी कर सकते हैं। इसका मतलब है इसी शरीर के साथ इसी जीवन में, इन्हीं आँखों के साथ इसी जीवन में। तो ये काम तो 1940 में पूरा हो जाना चाहिए था उनके हिसाब से, तो 100 साल चला क्यों। तो ये इसलिए संघ के पास संघ सेलिब्रेट नहीं करता, कमेमोरेट। 100 साल हो गए, चलो अच्छा है। चलो 100 साल एक ऑर्गेनाइजेशन चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनाइजेशन चलना और चलना नहीं, ग्रो करना कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 100 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो उसको कमेमोरेट कर रहे हैं। तो और मगर सोसाइटी जो है वो इसको सेलिब्रेट, क्योंकि सोसाइटी में सेलिब्रेशन का ही एक वो रहता है, सेलिब्रेशन का ही मूड रहता है जी। तो इस कारण से सोसाइटी सेलिब्रेट कर रही है, विच इज़ गुड फॉर RSS, और संघ जो है इसको वो कमेमोरेट कर रहा है। व्हाट वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ RSS आज के समय, अगर हम बात करें एक बॉल पार्क फिगर भी अगर आप बता पाए कि भारत के अंदर अंदर कितने स्वयंसेवक होंगे। बड़ा मुश्किल सा प्रश्न है। मैं फिर भी क्योंकि परिवार बहुत बड़ा हो गया ना, फैमिली बहुत बड़ी हो गई, तो काउंट नहीं रहता कई बारी। तो ये लगभग वैसा सा ही है। तो भी एक रफ आइडिया अगर लेंगे तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास अबाउट 10 मिलियन स्वयंसेवक्स
Okay. on and off, who would have been in touch with RSS at some point in time. Okay. और उसमें से लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 70-80% जो है, 70-80% जो है वो रोटेट हो जाते होंगे साल में. अब अच्छा. साल में एक बार किसी उत्सव में आ गए, जैसे संघ का एक वो मेन फेस्टिवल रहता है गुरुदक्षिणा, बिल्कुल, जिसमें खूब सब आते हैं, सभी आते हैं, बिल्कुल. तो उसमें मुझे लगता है कि अराउंड 8 मिलियन पीपल, 80 लाख लोग देश भर में, जम्मू कश्मीर नहीं, अब लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक, तो इसमें लगभग 80 लाख लोग ऐसे होंगे जबरदस्त जो साल में एक बार कम से कम जरूर आते होंगे. संघ की एक मिसकंसेप्शन नहीं है, लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि संघ की हायरार्की क्या होती है. जैसे कि कहीं पे कोई प्रेसिडेंट होता है या वाइस प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, वैसे संघ की भी एक हायरार्की है और संघ का भी एक स्ट्रक्चर है स्टेट्स के अंदर. जैसे कोई प्रांत हुआ, प्रांत के विभाग, जिला, नगर. तो मैं चाहूँगा कि आप सिंपल टर्म्स में ये जो पूरा हायरार्की है इसको एक बार एक्सप्लेन करें, ताकि सब समझे कि संघ के अंदर क्या चलता है प्रोसेस. मैं इसको 2 तरीके से बताता हूँ जी. एक बताता हूँ आपको कि ये जो जियोग्राफिकल डिवीजन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, तो सबसे छोटी जो इकाई है संघ की, उसको बोलते हैं बस्ती. जी. 10,000 की जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पे, एक 10,000 के 10,000 के काउंट पे एक बस्ती. ऐसी 7-8 बस्तियों का एक मंडल या ब्लॉक, ऐसी 12-15 बस्तियों का एक नगर, ऐसे 4-5 नगरों का एक ज़िला या डिस्ट्रिक्ट, ऐसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट का एक विभाग, जोन, ऐसे 8-10 विभागों का एक प्रांत, स्टेट या प्रदेश. हम प्रांत बोलते हैं, जनरली स्टेट बोल देते हैं या प्रदेश बोल देते हैं. और ऐसे 4-5 प्रदेशों का एक क्षेत्र, और देश भर में ऐसे 11 क्षेत्र हैं अभी संघ की दृष्टि से, और 42 प्रांत हैं, 42. जैसे उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा है जी. मेरे ख्याल में अगर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो वर्ल्ड का 6th-7th कंट्री पॉपुलेशन वाइज वो होता. तो हमने उत्तर प्रदेश को 5 प्रांतों में डिवाइड किया हुआ है. वो किस लिए किया हुआ है कि छोटा प्रांत रहेगा तो कंट्रोल अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो जो कार्यकर्ता रहता है उसको लगातार प्रवास करना पड़ता है. प्रवास किसको बोलते हैं? he have to travel from place to place on all different शाखास, all different मंडल्स, नगर्स. अब ये तो हो गई एक, ये शहरीकृत व्यवस्था हो गई, ये शहर हो गया. इसके पैरेलल में, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा तो रूरल है, बिल्कुल, वो ग्रामीण है, ये तो अर्बन एरिया की बात कर ली हमने. तो ग्रामीण क्षेत्र में भी वहाँ पे गांव रहेगा, गांव के ऊपर मंडल, फिर तहसील रहेगी, वहाँ नगर नहीं रहेगी, वहाँ तहसील होती है, वहाँ तहसील रहेगी. तो वो सब जो गाँव के लोग हैं वो जानते हैं तहसील क्या होता है. तो वह बाकी सब सेम है. फिर डिस्ट्रिक्ट रहेगा, फिर विभाग रहेगा, जोन रहेगा, जोन के बाद स्टेट रहेगा, स्टेट के बाद रीजन रहेगा, रीजन के बाद अखिल भारतीय स्तर पे पूरा देश रहेगा जी. अब इसमें काम करने वाले कार्यकर्ता भी 2 तरह के. हाँ जी. उस पर भी बात करते हैं. कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो पूरा समय दे करके बात कर काम, सब 24 घंटे वो संघ का ही काम करते हैं, बट दे आर नॉट पेड फॉर डूइंग आरएसएस वर्क. उनको हमारे यहाँ प्रचारक बोलते हैं. ठीक है, उन्होंने तय किया कि भैया मेरे को अभी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी सब संघ को देना है, संघ को देना. तो वो जनरली निकलते 1 साल के लिए हैं शुरू में, बट दे रिमेन फॉर, सम ऑफ देम रिमेन फॉर होल ऑफ देयर लाइफ. तो जब आप प्रचारक रहते हो तो आपको आपका लाइफ स्टाइल जो है वो उसमें बहुत ऑस्टेरिटी रहती है, क्योंकि थॉट प्रोसेस ये होता है कि यार मुझे सोसाइटी फंड कर रही है, माई एक्सपेंसेस आर बीइंग मेट बाय दी समाज, माई सोसाइटी, संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, तो अपना लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल मिनिमम नीड्स पे रखते हैं. अभी तो कुछ सुविधाएं हो गई, थोड़ा
संघ को लोग जानने लगे, थोड़ा फैसिलिटीज़ संघ Better के हो गई। कार्यालयों में भी बेटर हो गई। नहीं तो पहले तो इन सब प्रचारकों का जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो सब स्वयंसेवक के घर पे, कार्यकर्ता के बिल्कुल, घर पे ही होता था। बिल्कुल। तो एक पोर्शन तो ये, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब संघ का काम करने के लिए परिवार छोड़ना जरूरी, वो परिवार से दूर रहते हैं हाँ। और जहां संघ भेज देता वहां जाते हैं। जाते दे आर हैं। पोस्ट कार्ड विदाउट एड्रेस। हाँ, Sangham बिल्कुल। will write down the address and You have to go there you and have to work. go there and work. So some of the people maybe from Maharashtra would be posted in extreme northeast. अरुणाचल भेज देंगे, मणिपुर भेज देंगे, नागालैंड में भी थोड़ा बहुत काम हो गया, मिजोरम भेज देंगे, किसी को असम भेज देंगे, वहाँ जा कर के काम करेंगे। जैसे हमारे दिल्ली में ही एक प्रचारक थे, सुनील मोहंती, डॉक्टर सुनील मोहंती। He did his PhD from JNU. He was assistant professor in JNU. He resigned his job, प्रचारक बने और उनको यहाँ से कहाँ भेजा, पहले दिल्ली में रहे कुछ समय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अच्छा। तो अरुणाचल के बाद अभी वो गुवाहाटी बेस्ड है एंड ही टेक्स केयर ऑफ दैट नॉर्थ ईस्ट Belt. रीजन। ओके, वो सातों स्टेट्स का, आठों प्रांतों का वहाँ पे काम देखते हैं, मीडिया रिलेटेड। ओके। तो वो ही इज पोस्टेड देयर। तो ऐसे फिर उनका, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है फैमिली वाले लोग हैं जो गृहस्थ कार्य करता है, जैसे मैं हूँ। आई हैव अ बिजनेस, आई हैव माई ओन बिजनेस, आई हैव माई फैमिली, आई हैव 2 kids और उस सब में मैं यहीं अपने घर पे रहता हूँ, अपना व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, अपना प्रोफेशन रन करता हूँ और उसमें से टाइम मैनेज करके मैं संघ का काम करता हूँ, शाखा का काम करता हूँ। मैं शाखा जाता हूँ या संघ वाले कोई भी काम बोलते हैं, जैसे अभी एक संघ इंस्पायर्ड, RSS इंस्पायर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ इनटू बुक पब्लिशिंग, दैट इज़ सुरुचि प्रकाशन। तो अभी उसका एक ट्रस्ट है, मैं उस ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ और जो नेशनल मीडिया टीम है संघ की, उसका पार्ट हूँ। सो वट एवर इज़ बीइंग टोल्ड बाय RSS, मुझे बोलेंगे यार आपको जैसा ये प्रकाशन है, ये पब्लिशिंग हाउस है, ऐसे 18 पब्लिशिंग हाउसेज हो रहे हैं देश भर में, तो मेरे को सब में जाना है एक बार, और जब जाना है तो जो भी एक्सपेंस होगा आई हैव टू बियर दैट एक्सपेंस। ओके, सो दिस इज हाउ RSS वर्क्स। दिस इज हाउ RSS वर्क्स। आपको अपनी चमड़ी, अपनी दमड़ी, अपनी जेब से पैसा और अपना टाइम देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा देश के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने जैसे ये समझाया प्रांत, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला, नगर, बस्ती, मंडल, बस्ती। अब इसमें जो पोजीशंस होती है, जैसे आपने एक तो बता दिया जैसे प्रचारक हो गए कोई, उसके अलावा और भी पोजीशंस होती है, कार्य अलग अलग कार्यवाह, नगर कार्यवाह। मैं चाहूंगा एक बार वो भी समझाओ आप। मैं बड़ा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि एक बार क्लैरिटी हो सबको। मैं वो भी बताता हूँ, मतलब इतनी क्लैरिटी मत दे दो कि मतलब पॉडकास्ट से ही लोग पूरा संघ समझ जाए और उनको शाखा आने की जरूरत ही महसूस नहीं। अरे शाखा किस लिए डाला यार, सब कुछ तो समझ में आ गया आपने को। संघ तभी पूरा तो तभी समझ आएगा जब आप शाखा जाओगे। अखिल के पॉडकास्ट से सब समझ में आ गया, अब जाने की जरूरत क्यों है। और पता लगे सब पॉडकास्ट ही दे रहे हैं, शाखा में कोई नहीं आ रहा यार। उनके यार कहा किया तो इसलिए था कि लोग संघ समझ के आएंगे और ये सब वहीं से संघ समझ के चलते जा रहे हैं। अच्छा, वो भी बता। ऐसा है, प्राइमरीली कोई भी एक यूनिट चलाने के लिए, चाहे वो मंडल हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो जिला हो, चाहे विभाग हो, चाहे प्रांत हो, 3 प्राइमरी पोस्ट्स हैं उसमें। हमारे यहाँ पोस्ट नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ दायित्व बोलते हैं, जिम्मेदारी बोलते हैं। एक है प्रेसिडेंट, हम उसको बोलते हैं संघ चालक। फिर है उसके बाद सेक्रेटरी, उनको हम बोलते हैं कार्यवाह। और तीसरे हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, वो हो गए प्रचारक। तो ये 3 चीज़ें आप मान करके चलो, ये 3 मेन पोस्ट्स हैं, ये 3 मेन दायित्व हैं। संघ चालक, वो प्रांत संघ चालक हो सकते हैं, वो जिला संघ चालक, वो विभाग संघ चालक, वो नगर संघ चालक। मंडल में संघ चालक नहीं होते, नगर से ऊपर होते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर अब संघ अगर समझना हो तो फिर उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स हैं संघ में। जैसे बाकी जगहों पर ट्रेजरर होते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रेजरर नहीं होते, व्यवस्था प्रमुख होते हैं। सो प्राइमरीली वो व्यवस्था प्रमुख क्या करेंगे, वो कोई उधर संघ का ऑफिस होगा, कार्यालय होगा, उसकी सारी व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट। और फिर ये जितना भी, जैसे
क्योंकि संघ तो सारा सेल्फ फंडेड है, किसी से कोई किसी तरह का कोई डोनेशन कोई ये सब तो लेते नहीं। संघ के स्वयंसेवक जो है वो साल में एक बार गुरुदक्षिणा करते हैं, उसी से संघ का सारा ऑपरेशन चलता है। उसी से सारा संघ का ऑपरेशन चलता है। बिल्कुल। तो ये जो थोड़ा बहुत शाखा में कुछ भी कार्यक्रम होगा उसमें कुछ एक्सपेंस होगा, तो वो एक्सपेंस भी कहीं से आएगा नहीं। तो वो जो स्वयंसेवक होंगे उस शाखा के, वो अपनी जेब से शुल्क देंगे, ठीक है, वो शुल्क देंगे। तो उस शुल्क का हिसाब ठीक हो जाए, जितना आया जितना खर्च हुआ, अगर कुछ बचा, जनरली संघ के किसी कार्यक्रम में कुछ बचता नहीं है, घाटा ही जाता है। क्या होता है कि आपस का स्नेह इतना होता है, अब मान लो शुल्क भी कितना लेंगे, 40 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, और उसमें वन टाइम मील देंगे पूरा। बिल्कुल। अब वो जब वन टाइम मील देंगे तो क्योंकि आपस में सब इतना प्रेम संबंध होता है, सबका आपस में इतना लव एंड अफेक्शन होता है, तो उनको लगता है यार 20 रुपये में क्या आएगा, चलो कुछ फालतू कर लेते हैं। तो फिर वो एक छोटी टोली होती है जो ये सब चलाती है, कहते अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ कम पड़ेगा तो हम आपस से जेब में डाल लेंगे, कर लेंगे आपस में। तो वो घाटा ही पूरा करना होता है वैसे तो, मगर वो घाटा भी ठीक से पूरा हो जाए। तो ये व्यवस्था प्रमुख वगैरह जो है, ये अर्थ का पक्ष, मतलब जो पैसे का जो मॉनेटरी जो सारा सिस्टम है, और संघ का कार्यालय, ये कोषाध्यक्ष की नहीं, व्यवस्था प्रमुख जी। उसके अलावा फिर कुछ डिपार्टमेंट्स और हैं संघ में, जैसे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए एक शारीरिक विभाग है, तो जिले पर एक शारीरिक प्रमुख होगा। फिर जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं वो संघ का बौद्धिक विभाग है जी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बौद्धिक प्रमुख होगा। फिर 3 काम अभी और हैं बड़े जो हैं, वो है सेवा, संपर्क और प्रचार। सेवा का हो गया सर्विस, संपर्क हो गया आउटरीच, प्रचार हो गया मीडिया, पब्लिसिटी। तो एक एक इनका प्रमुख होगा। तो कुल मिला के एक 12-13 लोगों की, एक हर लेवल पे, नगर से ऊपर लेवल पर एक 12-13 लोगों की टीम रहेगी जो इसको पूरा चलाएगी, पूरा जो अपनी जो यूनिट है उसको पूरा ऑर्गेनाइज करेगी। फिर कुछ छोटे छोटे काम और संघ ने शुरू किए हुए हैं, तो उसके भी एक एक व्यक्ति जोड़ना शुरू कर दिया उसके लिए, मगर वो आइडियल साइज 11-12 लोगों का एक आइडियल साइज है जो पूरा यूनिट रन करता है। और एक नेशनल टीम जिसको अखिल भारतीय जो कहते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे चलते जाएंगे। जब तो ऊपर के यूनिट्स पे टीम थोड़ी बड़ी हो जाएगी जी। जैसे स्टेट लेवल पे जाएंगे, प्रांत पे जाएंगे, तो वो टीम थोड़ी सी बड़ी होगी, वो 30-35 लोगों की होगी, क्योंकि स्टेट बड़ा होता है, उसमें एक्टिविटीज़ संघ की ज़्यादा होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो उसके हर एक के लिए एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति उस टीम में रहेगा। क्योंकि एक बेसिक बात संघ समझने के लिए एक बेसिक बात ध्यान रखनी है, वो बेसिक बात ये ध्यान रखनी है कि ये सब लोग जो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जिनके पास कोई जिम्मेवारी भी है, इन सब की एक अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी है। बिल्कुल। तो पर्सनल लाइफ अभी तो बहुत बड़ा संकट, तो वर्क लाइफ बैलेंस में ही बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल। सारी सोसाइटी में, समाज में इस समय। तो ये वो सब करते हुए एक उनका तीसरा एस्पेक्ट संघ है। तो संघ, वर्क और लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन तीनों में सिंक करना होता है। सब पार्ट टाइमर्स हैं, दे आर नॉट होल टाइमर्स। They have their own family to take care, they have their own business, job, or something of that sort. And this business and the job or the profession, these are extremes. I mean, you will find somebody who is an auto driver or a e-rickshaw puller who is also an office bearer of the Sangh, and you may find that your district's topmost doctor is also part of that same team which is running the district. Yes, that's true. That is the beauty of the Sangh. This is the beauty of the, and this is the kind of diversity Sangh है. Yeah. तो ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, और वो अपनी पर्सनल लाइफ चला रहा है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, और साथ में संघ चला रहा है। इस कारण से इसलिए टीम ऊपर के लेवल पर थोड़ी सी बड़ी जा कर के हो जाती है कि सबके जिम्मे एक एक थोड़ा थोड़ा काम रहेगा। तो दिन के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना जिसके पास टाइम है उतना टाइम लगा करके वो अपना जो काम उसके जिम्मे है उसको पूरा करना। और इसमें बड़ा संघ इज़ वेरी लिबरल ऑल्सो इन अ वे कि जैसे
कोई नाराज़ नहीं होगा अगर कल को फॉर एग्जांपल मैं शाखा नहीं गया या कुछ मेरे को दायित्व दिया है, मैं अगर बाई चांस नहीं कर पाया, संघ ऑलवेज अंडरस्टैंड्स। दो चीज़ें हैं हाँ अखिल जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपस में कंपटीशन नहीं है, हाँ बिल्कुल, और दूसरा संघ की एक बेसिक बात क्या सिखाई जाती है संघ में एक बेसिक बात ये सिखाई जाती है कि बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है। हाँ मतलब कोई ये नहीं कि एक साल में चांद तारे तोड़ के नीचे लगा देने और वो उससे पूरा समाज जो है, पूरी सोसाइटी जो है वो ठीक हो जाएगी। एक साल में अपने जैसा एक आदमी खड़ा करना, बस दैट्स ऑल। इतना सा काम करना है आपको कि अपने जैसा एक आदमी और बनाना है। कितना छोटा सा काम है यार, कितना इतना आसान सा काम है। वो तो कहते हैं आप अपना घर, अपने घर के 4 घर इधर, 4 घर इधर, 4 घर आगे, 4 घर पीछे, बस उतना भी आप ध्यान रख लो तो देश कितना आगे बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो एक बेसिक सी चीज़ है, वो उतना कोई भी कर लेता है। इसलिए कंपटीशन नहीं है, इसलिए कोई किसी को नाराज़ नहीं करता, नाराज़ होने नहीं देता, नाराज़ रहने नहीं देता। फिर क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साथ काम करते 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 करते, और सबको पता है कि यार अखिल अगर संघ का काम कर रहा है तो अखिल का कोई स्वार्थ थोड़ी है, वो तो निस्वार्थ भाव से करोगे आप, टू पे बैक टू द सोसाइटी। वो तो अपनी सोसाइटी को वापस जिस समाज ने व्हाट द संघ हैज टॉट मी इज, मैंने अभी शेयर भी करा था 2 दिन पहले, जैसे बोलते हैं कि व्यक्ति निर्माण से देश निर्माण, मैंने पहले भी कहा था, तो संघ ने मेरे अंदर जो वैल्यूज इंस्टिल करी, मुझे लगता है द ओनली ड्यूटी आई हैव इज टू गिव बैक टू माय नेशन, बस दैट्स इट, इतना सही काम है, इतना सही काम है। वो आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि वो सिर्फ शाखा आकर के नहीं होगा, वो कोई जरूरी नहीं है कि आप शाखा आओगे उसी से आपका काम। भाई आप जैसे आपने ही बोला, अपने मोहल्ले के 4 मकान आगे, 4 मकान पीछे, 4 मकान ऊपर, 4 मकान नीचे, 4 घर नीचे, बिल्कुल आप इतने 16 भी बहुत बड़ा नंबर है, 8 से ज़्यादा, आप 8 घरों की भी अगर आप थोड़ी संभाल कर लेते हो। मैं अभी आज किसी को बता रहा था कि यार संघ का काम सिर्फ यहीं शाखा पे खड़े होकर के पूरी फिजिकल और वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करना वो नहीं है। आप किसी घर के पास की गौशाला में जाते हो और वहाँ जाकर के कुछ अच्छा काम करते हो, वो भी संघ का ही काम है, वो भी देश का ही काम है। बिल्कुल। आप रोड पे चलते हुए, अपना व्हीकल ड्राइव करते हुए, अपनी बाइक ड्राइव करते हुए, अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए, बेल्ट लगा के, अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी बाइक चला रहे हो तो हेलमेट लगा के, रेड लाइट जंप नहीं करूँगा, लेन में चलूँगा, गलत ओवरटेक नहीं करूँगा। मेट्रो में जा रहे हो तो जहाँ लिखा है कि यहाँ मेट्रो में बैठ कर के खाना पीना मना है तो वहाँ बैठ के खाओगे पियोगे नहीं, ज़मीन पे बैठना मना है, मेट्रो के फ्लोर पे बैठना मना है। तो आप अगर इतना काम भी करते हो, ये भी संघ का ही काम है, ये देश का काम है, आप देश को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो इतना बेसिक काम भी अगर आप करते हो तो हम मान लेंगे यार ये वो संघ का काम। ये मिसकंसेप्शंस है ना सर संघ के बारे में, जो आउटसाइड लोग को है कि यहाँ पे तो रेडिकलाइज करा जाता है। और अच्छा, ये मैं अभी जो अभी संघ की शताब्दी पूरी हुई, 100 वर्ष पूरे हुए, सेंटेनरी पूरी हुई जी, तो इसमें संघ ने 5 काम लिए हैं अपने हाथ में। अब आप में उसमें से बताना मेरे को कौन सा रेडिकलाइजेशन वाला काम है। पहला काम है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण में भी 3 काम है। पानी बचाओ पहला काम, दूसरा काम पेड़ लगाओ, तीसरा काम प्लास्टिक का यूज़ कम करो। बिल्कुल। इसमें से रेडिकलाइजेशन कौन से काम में दिखता है? ये तो सारी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया कह रही है ये करने, पूरी दुनिया कह रही है ये काम। अच्छा चलो, अब इसमें दूसरा काम क्या जोड़ा है? दूसरा काम जोड़ा है परिवार प्रबोधन का। बिल्कुल ठीक है। परिवार प्रबोधन क्या है कि आप हफ्ते में एक दिन पूरी फैमिली एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाओ। उसमें मोबाइल का यूज नहीं करना, उस समय टीवी नहीं चलाना, उस समय क्रिकेट की चर्चा नहीं करनी, उस समय राजनीति की चर्चा नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स की या फिल्म की, इसकी चर्चा नहीं करनी। तो क्या डिस्कशन करना है? ये डिस्कशन करना है हमारी फैमिली कैसी है, फैमिली वैल्यूज़ क्या है, हमारे जो फैमिली के जो एल्डर्स हैं वो कौन कौन है, मेरे ग्रैंडफादर कौन थे, कहाँ से, क्योंकि अब दिल्ली जैसे शहर में तो सब बाहर से आए हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं से, तो कहाँ रहते थे, कहाँ से आए थे। तो केवल इतनी छोटी छोटी बातें करनी है उसमें। अब इसमें रेडिकलाइजेशन होगा क्या? नहीं, ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है। ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है कि आप देखो, ये जो हमारी सोसाइटी है, भारत की सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी है, इसके बचे रहने का एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, हमारी फैमिली बॉन्ड्स। अब मगर अभी क्या हो गया, अभी ये वोकिज़म के चलते बहुत सारे बच्चे, मतलब बिल्कुल यंग बच्चे यार, मैं तो देख के
मतलब 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र भी नहीं है अभी, तो उनसे कभी किसी बात पे बात करने की कोशिश करो तो दे वुड से दैट वी हैव येट टू सी अ हैप्पीली मैरिड कपल। यू आर सीइंग योर मदर फादर इन योर हाउस और यू मतलब उसको मैरिज को लेकर के ये बहुत नेगेटिव थॉट्स है। फिर क्या है, जो उनसे थोड़ी सी बड़ी एज है, प्रोफेशन कॉन्शियस हो गए बहुत ज़्यादा, तो एक नया कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया। ये भी वेस्ट ने किया, हाँ। लेफ्ट को साथ में लेके किया। और वोकिज्म का एक मेजर पार्ट है डिंक, DINK। व्हाट इज दिस डिंक? डबल इनकम नो किड। तो बच्चे पैदा मैं ही क्यों करूं, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट टू द फीमेल्स, ऑफ कोर्स। तो मेरा भी तो प्रोफेशन है, मेरा भी तो करियर है। सो नाउ दिस हैव स्टार्टेड। तो ये फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। बिल्कुल। तो कैसे? अब इसमें रेडिकलाइजेशन मुझे तो नहीं दिखता। बिल्कुल। तीसरा काम लिया समरसता का, कि एक गांव में या एक शहर में एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान एक ही होना चाहिए पूरे गांव का। ये तो यूनाइट करने वाली है, इंक्लूसिविटी की बात है यार। इसमें रेडिकलाइजेशन कहाँ है? फिर किया एक स्व का बोध। स्व माने सेल्फ, टू नो सेल्फ। मेरी भाषा क्या है, मेरी वेशभूषा क्या है, मेरा भोजन क्या है, मेरा भजन क्या है, मेरा भ्रमण क्या है। भ्रमण मतलब घूमना क्या है। आप विदेश जा रहे हो घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, उनकी इकोनॉमी में ऐड कर रहे हो यार। अपने देश में भी स्विट्जरलैंड जैसा सुंदर कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो आप जाओ ना, चंबा जाओ, खजियार जाओ, आपको उतना ही सुंदर दिखेगा आपको। बिल्कुल। पहले अपना देश घूम लो, फिर जाओ विदेशों में। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, आप जाते हो आयरलैंड और वहाँ की एक सुंदर सी लेक की फोटो डालते हो। अब मेघालय में जाओ ना, क्लियर वाटर लेक है यार, एकदम उसका मतलब उसका तल्ला दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना भोजन, आप क्या है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है भारत में, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चों में जेप्टो में 1 मिनट में मारा, डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया या एक वो मैकडी से बर्गर मंगवाया, और पता लग रहा है कि यार कुर्सी से उठाने के लिए अभी 15 साल की एज में ही एक हेल्प लग रही है साथ में। अब अपने घर का अच्छा खाना खाओ ना, आपको जैसा चाहिए वैसा अवेलेबल है। हाँ, पर अपने घर का खाओ, अपने घर का खाओ, अपने यहाँ का खाओ। स्टफ्ड पराठा का कोई कहीं, मैं आपको मतलब आपको जंक ही खाना है, मतलब वैसा ही खाना है। अगर जंक जैसा ही आपको अगर वो करना है, आपको जंक में ही मज़ा आता है, तो आप स्टफ्ड पराठा खाओ और वो भी हेल्दी रहेगा यार। बिल्कुल। तो मतलब उससे स्वाद तो कोई वैसी चीज स्वाद कुछ नहीं है यार, आप वो खाओ। आपको चीज़ क्यों खाना है? आप घर में बटर बनवा के खाओ ना। बिल्कुल। अगर आपके घर में किसी को बनाना, अब ये भी बहुत बड़ा इशू है ना, घर में बटर बनाना किसी को आता है क्या? तो वो अगर आता है तो वो बना करके खाओ। और इतनी बढ़िया आपको कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर क्यों है? हमारे यहाँ दुनिया भर के, आप आम रस लो, लस्सी लो, छाछ पियो, आम रस पियो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। इतने सारे शरबत बनते हैं, मौसम आता है तो आप उसका बेर का शरबत, आप कभी घर वालों को बोलो, आपके घर वाले बना कर देंगे। बिल्कुल। उनको पता है कि कार्बोनेटेड ले रहा है, इससे पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होगी। जो ले रहा है उसको भी पता है, जो पता है उसको भी पता है जो ले रहा है, मगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आप ऑल्टरनेटिव दोगे तो लोग करेंगे। तो ये इसमें रेडिकलाइजेशन कहाँ है? कोई रेडिकलाइजेशन नहीं। फिर एक 5वां काम है, वो है सिविक ड्यूटीज़, नागरिक कर्तव्य बोध, जो मैंने पहले बताया आपको। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या, हाईवेज बन गए बहुत बढ़िया, एक्सप्रेसवेज बन गए, 110 की आप 100 की स्पीड की, उस पर उन्होंने स्पीड लिमिट 100 कर दिया। मगर अब जो एक्सट्रीम राइट में 60 पे चला रहा है, उसको कभी कोई जीवन में बताएगा कि यार 60 पे चलाना है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला यार तू। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब ये सिविलिटी कभी बताएगा कोई क्या? कि आप किसी एक प्रोग्राम में गए हो, आपका मोबाइल, आप यू आर सिटिंग इन सेमिनार एंड ऑल ऑफ द सडन योर मोबाइल स्टार्ट रिंगिंग। विल समबडी एवर टेल यू कि यार जब किसी मीटिंग में घुसना है तो इसको मोबाइल को साइलेंट पे करना है और वहाँ जोर से बात नहीं करनी है फ़ोन पे। आपका जो वॉल्यूम है उसको, वॉल्यूम को भी कंट्रोल करके रखना है। गुटकी की पीक नहीं थूकनी है। मतलब ये कितने बेसिक्स, एंड आई एम सॉरी टू से दिस सर। आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो, अननेसेसरी हॉर्न बजा रहे हो। आप क्यों बजा रहे हो? क्योंकि आपने एक पावर हॉर्न, वो क्या प्रेशर हॉर्न लगा रखा है, और आप उसमें कुछ म्यूजिक के साथ वो बज रहा है। No sir, this I agree. Indians, and I'm not hating on my fellow Bhartiyas, but ये fact है कि we lack civic sense, and ये बहुत अच्छी एक initiative है जो संघ से आया है, क्योंकि ये बड़ी basic चीज़ें होती है
जिंदगी की जो हमें सीखनी चाहिए, और वो ये कि हम अगर ये कर ले तो ऑटोमेटिकली देश अच्छा हो जाएगा। सालों से लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर में सफाई करते हैं, कूड़ा उठा के घर के बाहर बाहर रख रख देते देते हैं, थोड़ी देर में हवा चलती है, वो वापस आ जाता है, यार देश में मिट्टी बहुत है यार, क्या अरे यार आपने तो डाला है। तुमने ही डाला भैया अभी। कहते हैं ना सर, वी नो आवर राइट्स बट वी डोंट नो आवर ड्यूटीज। वी डोंट वांट टू नो आवर ड्यूटीज। वेरी राइट। तो इसमें तो कहीं भी कुछ रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ। क्या है? वही एक मिसकंसेप्शन है, शाखा इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर रेडिकल हिंदूज। मतलब आप आएंगे जैसे अच्छा, मैं एक बात और आपको बड़ी अच्छी बताता हूँ, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ जी। हिंदू कांट भी रेडिकल, यस, हो ही नहीं सकता। वो पाँव के नीचे चींटी आ जाती है तो वो बेचारा, किसी को ऐसे चलते चलते पाँव टच हो जाता है तो वो 2 बार ऐसे कैसे कर ले, कैसे रेडिकल हो जाएगा यार, कैसे मारने की सोच लेगा किसी को। तो प्रॉब्लम ही ये है, जबकि हमारे यहाँ गीता में कहा है कि आत्मा अमर है भैया, जो तुम्हारे अंदर का है वो। और जिन लोगों को ये सिखाया है कि भैया जब तक, अगर तुम एक बार मर गए, जब तक वो कयामत नहीं होगी तब तक तुम अपनी कब्र से बाहर नहीं आओगे, वो तो रेडिकलाइज नहीं है, वो मरने के लिए तैयार है। यहाँ जहाँ कहा गया है वहाँ अजर अमर है, वो बेचारा रेडिकलाइज कह रहे हो आप उसको। जो मतलब जो चींटी के लिए भी आटा डाल के आता है, उसमें कुछ उसका भी फूड डालता है, मछली के लिए डालता है, पहली रोटी सांप के लिए दूध, पहली रोटी गाय को खिलाता है, आखिरी रोटी घर में कुत्ते के लिए निकलती है। वो रेडिकलाइज कैसे हो सकता है यार, कैसे होगा? वो नहीं हो सकता। जो लोग ये भी कहते हैं ना मैं एथीस्ट हूँ, वो भी केवल हिंदू ही हो सकता है जो एथीस्ट हो सकता है, बाकी तो कोई एथीस्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक किताब भी पढ़ी हुई है, ये कुशल मेहरा की, नास्तिक। ये उन्होंने लिखी, उन्होंने यही बताया कि आई डोंट बिलीव इन गॉड बट आई एम अ हिंदू। मतलब यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सनातन धर्म। ये हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है। देखो कि किसी ने कुछ भी नया इन्वेंट किया तो गैलीलियो की तरह उसको जला नहीं दिया हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल, है ना। उसको कहा थी, हमारे यहाँ पर एक ऋषि हुए चरवाक ऋषि। अच्छा, वो चारवाक ऋषि क्या बोलते थे? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो। अब वो भी ऋषि है हमारे यहाँ, उनका एक और भी है, एक वर्ष उनका, वो एक श्लोक और भी है, संस्कृत श्लोक उनका, जिसका मतलब ये है कि शराब पियो, इतनी पियो कि पीते पीते गिर जाओ, और फिर जब उठो फिर दोबारा पीना शुरू करो और फिर गिर जाओ। अब वो उसका भी दर्शन है, चरवाक का भी दर्शन है हमारे यहाँ पर। हाँ, दिस, और हमें कहते हैं वी आर नॉट लिबरल, एंड वी आर नॉट लिबरल। बताओ तो कौन लिबरल है? जो एक किताब में जो 4 बातें लिखी हुई हैं उसी को मानता केवल वो लिबरल है। वो कैसे लिबरल हो सकता है? उसमें तो लिखा हुआ है कि जीवन ऐसे ही जीना है, इससे लेफ्ट राइट हुए तो तुम खारिज, बिल्कुल, यू आर आउटकास्टेड। वेरी राइट। तो वो लिबरल है, और ये लिबरल नहीं है जो ये कह रहा है यार। अच्छा आप देखो लिबरलिज्म कितना है। एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो फादर है, मदर है, दो तीन किड्स हैं। चलो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 किड्स हैं। तो जो मदर है वो तो सारे व्रत करती है, सारे त्योहार करती हैं, और उन्हीं के कारण से बेसिकली धर्म जिंदा है घर में, धर्म बिल्कुल लाइव एंड की। बिल्कुल। फादर है, वो कहते हैं तुम किस चक्कर में पड़ी रहती हो, मेरे को तो सिर्फ एक लक्ष्मी जी से नजर आती हैं, उनकी पूजा करना, एक शॉप पर जाना, अपने ऑफिस में जाना, फैक्ट्री में जाना, वहाँ विश्वकर्मा भगवान की वो पूजा करना, मूर्ति है, उनकी पूजा करना, दैट्स ऑल। तो वो भी हिंदू में जो सारे देवी देवता मान रही हैं, जो दुर्गा मान रही हैं, जो शिव मान रही हैं, जो सोमवार का व्रत कर रही हैं, ठीक है। अब अगली जनरेशन आ गई, बच्चे आ गए। अब बेटा जो है वो जिम जाता है, वो कहता है यार हनुमान जी, यार जिम, बॉडी बिल्डिंग, हनुमान जी, उसके लिए हनुमान जी है। अब जो बिटिया है वो कहती है नहीं है हनुमान जी का नहीं, भगवान कृष्ण बहुत बढ़िया है यार, लड्डू गोपाल, वो लड्डू गोपाल को में रखती है। सो एवरीबडी इज लिविंग इन सेम हाउस अंडर द सेम रूफ, और कोई आपस में लड़ नहीं रहा कि नहीं तुम अगर लड्डू गोपाल को अगर मानोगे, अगर भोग लगाए बिना तुमने खाना खाया तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे नहीं पता, मेरे हनुमान जी तो कहते हैं भैया सुबह वर्जिश करो, बढ़िया जिमिंग करो, जिमिंग के बाद अपना प्रोटीन चाहिए, 6 केले का वो क्या वो स्मूदी चाहिए, एक शेक चाहिए 6 बनानास का, उसके बाद मेरी रूटीन चालू होगी। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल तो लेट उठते हैं, उनकी वेट थोड़ा ना करता रहूँगा कि वो तो, बट नोबडी इज़ फाइटिंग। तो ये लिबरलिज्म है, या ये लिबरलिज्म है कि आप, ये डिफाइंड पाथ है
इससे इधर गए तो बाहर, आउटकास्टेड। वो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि तुम ऐसा मानो कि मैं एक बड़े हॉल में बैठा हूँ और उस हॉल के 10 दरवाजे हैं, तुम किसी भी दरवाजे से आओगे मेरे तक पहुँचोगे। वाह, बिल्कुल। जो ये मानने वाले लोग हैं, अच्छा अब पैरेलली भगवान राम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर वो लिबरल नहीं होते तो भालू, वानर, इन सबको और मनुष्य, इन सबको साथ लेकर के रावण पे चढ़ाई करने जाते हैं। नहीं भैया, कि सिर्फ क्षत्रिय जो हैं उनको बुलाओ, उनकी सेना बनाएंगे, उससे रावण को हराएंगे। नहीं, तो ये इससे ज़्यादा लिबरलाइजेशन क्या होगा? बिल्कुल। वहाँ तो कह दिया कि भैया ये टोपी पहननी पड़ेगी, सुन्नत करवानी पड़ेगी, 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी, और घर पे नहीं पढ़नी है, बाहर जाकर ही पढ़नी है, घर पे पढ़ी हुई नहीं मानी जाएगी। और यहाँ तो क्या है, घर में छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, तो माँ सुबह आधा घंटा लगा रही है, पिताजी 1.5 मिनट लगा रहे हैं, बेटा बाहर से निकलते हुए ऐसे करके निकल रहा है। आपने बढ़िया एग्जांपल दिया है एकदम। It's a fact. It's a fact. यार, it happens every day. We see it our homes, we see it at our कार्यकर्ता's home. Yes. और उसमें भी एक तो कहता सर देखो, मैं तो यहाँ से गाड़ी में बैठता हूँ और यहाँ से लेके घर के रास्ते, ऑफिस के रास्ते में जितना कर लेता हूँ उतना ही है। हाँ। मैं तो, मेरे भगवान तो उतने में मान जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा स्ट्रिक्ट रिचुअल नहीं है कि बस ये करना ही करना, नहीं किया तो खत्म है, कल से खाना नहीं मिलेगा अगर ये नहीं किया तो, या यू विल बी सेंट टू हेल, और यू दोजख में जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ कोई भी स्वर्ग में जा सकता है और सब स्वर्ग में जा सकते हैं। सर मैं अगले एक अगेन मिसकंसेप्शन की बात कम कर रहे हैं तो उस पे आऊँगा। विमेन इन संघ एंड वुमेन सरसंघ चालक, नहीं, नॉट जस्ट वुमेन सरसंघ चालक, जस्ट वुमेन इन संघ की बात होती है कि भाई वेयर आर द विमेन, संघ में औरतें क्यों नहीं है की बात होती है। और दूसरा बात होती है अदर इंक्लूसिविटी इनसाइड द संघ, जहाँ पे बात होती है कि अरे ये जातिवाद करते हैं, एलिगेशन। तो आप ये दोनों को भी प्लीज डिबंक करिए मेरे लिए, व्यूअर्स के लिए। चलो पहले वुमेन वाले पे करें या पहले जाति वाले? पहले वुमेन वाले पे करते हैं। अच्छा, डोंट यू थिंक दिस इज जस्ट लाइक आस्किंग कि बीसीसीआई की टीम की कैप्टन महिला क्यों नहीं बन सकती? भाई It's the same thing. इट इज मेल क्रिकेटर्स की टीम अलग है, फीमेल क्रिकेटर्स की टीम अलग है। अब क्या है कि आरएसएस पर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये नाम तो बहुत पॉपुलर हो गया। एक और आरएसएस भी है, दैट इज राष्ट्र सेविका समिति, वुमेन विंग ऑफ आरएसएस। वुमेन विंग, इट्स नॉट द वुमेन विंग ऑफ, विंग वाला कंसेप्ट जो है ये फॉरेन कंसेप्ट है, एलियन है, जनरली कम्युनिस्ट का कंसेप्ट है। हमारे यहाँ विंग नहीं है। विंग क्या होता है कि एक वर्टिकल ये हो गया, एक वर्टिकल ये हो गया, एक वर्टिकल। हमारे यहाँ घटक होते हैं। घटक क्या है? योर बॉडी, सो यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट रिमेन विद योर बोथ हैंड्स नॉट बीइंग देयर। तो योर, आपका जो, आपकी बाजू, आपका जो हाथ है, ये आपकी बॉडी का घटक है। और इसमें अगर और नीचे जाएंगे तो टिश्यू तक पहुंचेंगे। आपकी बॉडी जो है छोटे छोटे टिश्यूज से बनी है, तो वो टिश्यू जो है वो घटक है। तो वो सही संघ के अलग अलग, हम सब संघ के घटक हैं जी। तो राष्ट्र सेविका समिति एक संघ बना 1925 में, 1936 में राष्ट्र सेविका समिति, 1936, 1925 इज विजयदशमी इज आरएसएस फाउंडेशन डे ऑफ द आरएसएस। विजयदशमी 1936 इज फाउंडेशन डे ऑफ समिति, राष्ट्र सेविका समिति। पहली बात तो हो गई ये। संघ की शाखा में वुमेन नहीं है, जो प्रत्यक्ष शाखा लगती है। बट डू यू थिंक आई कैन वर्क फॉर आरएसएस विदाउट माई वाइफ सपोर्ट? नो। और व्हेन आई वाज अ किड विदाउट माई मदर सपोर्ट और माई सिस्टर सपोर्ट। तो आप एक तो ये बात ये मानो कि जिस संघ में जितने स्वयंसेवक हैं ना, 1 करोड़ मान लो, तो 1 करोड़ महिलाएं भी हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना ये 1 करोड़ काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या है, देखो दूसरी बात ये है कि 1925 में जब संघ बना ना, तो उस समय देश का जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, जो सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्ट था, वो ऐसा था कि महिला और पुरुष दोनों अलग अलग ही रहते थे। बिल्कुल। ठीक है।
फिर जब ये 11 साल के संघ के 11 साल के बाद जब सेविका समिति बन गई, तो फिर हम दोनों ने मिल के तय किया, मतलब संघ और समिति ने, कि हम दोनों पैरेलली काम करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट से काम करेंगे। आज समिति की भी लगभग 4500 शाखाएं हैं, 4500, एंड आई कैन प्राउडली से एंड आई कैन वाउच फॉर इट दैट दिस इज द लार्जेस्ट विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, एट लीस्ट इफ नॉट इन द वर्ल्ड। मतलब होगी तो विश्व की सबसे बड़ी, 4500 ब्रांचेस किसी की नहीं होएगी, ठीक है, 4500 किसी की भी नहीं होगी। बट क्योंकि वहाँ कोई ऐसा, मेरे को कोई ऐसा है ना, वो पता नहीं है कोई कंपैरिजन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत की तो सबसे बड़ी विमेन ऑर्गेनाइजेशन वो है। फिर क्या है कि बहुत सारी संघ इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। टू नेम अ फ्यू इज विश्व हिंदू परिषद, यस, ABVP, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ जो लेबर में काम करती है, भारतीय किसान संघ जो फार्मर्स में काम करती है, विद्या भारती जो स्कूल्स चलाती है, मोर देन 20,000 स्कूल्स पैन इंडिया। अब इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि काम वैसा शाखा वाला काम नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल, इनफैक्ट दे आर इवन लीडिंग, नॉट they are leading few of the organizations. They are in leadership positions, and generally we are pushing, RSS Sangh is pushing these organizations to have at least 50% representation from women. Wow, okay. थोड़ा women की देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेल जो है वो बाहर जाके समाज का काम तभी कर सकता है, सोसाइटल वर्क तभी कर सकता है जब फीमेल का सपोर्ट होगा। सो फीमेल हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, ऑफ द हाउस होल्ड, ऑफ द कोरस, अलॉन्ग विद दैट she have to take care of the business, the profession, or the job, whichever she is doing. Yes. So there lies the double responsibility. Like my wife, she is a teacher. तो हम घर में 4 लोग हैं, मतलब मेरे छोटे यूनिट में, we are a joint family, so we live with our parents, my mother. तो my mother was also working. She was working with Ministry of Health and Family Welfare. Okay. She retired as an gazetted officer. So she used to take care of the family and the job. So she used to leave at the 9:30 in the morning, come back 6:30, and then do the household chorus, whatever. Because my father was a teacher. Okay. तो उनका स्कूल जो है वो सेकेंड शिफ्ट, उन्होंने सेकेंड शिफ्ट भी चलती थी स्कूल में, 12:30 से लेकर के उनका स्कूल चालू होता था. बट ही वुड लीव द हाउस एट 5:36 in the morning. He will go to Shakha, spend 3, 4, 5 hours there, and then from there he will go to the school. शाम को स्कूल से फ्री होंगे 6:30 बजे 6 बजे, उसके बाद फिर शाखा जाएंगे, रात के 10, 10:30 बजे घर आएंगे. So this was his schedule, right from 5:30 in the morning to 10:30, 10 in the evening. No time for the family, no time for the kids. So not probably, मतलब मुझे तो कई बार ये लगता था कि इनको पता भी है हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. तो कभी स्कूल में जाना है तो वो माँ अपनी छुट्टी मैनेज करेगी, वही जाएगी. But he couldn't have worked without the support of my mother. So now after my mother's retirement, she is actively into Arya Samaj. She is actively into school management of Dayanand Model School, which is being run along with the Arya Samaj. तो अब वो अपना पूरा टाइम उसमें देती है. So my wife, she takes care of 3 of us, like me, and we have 2 kids. Yeah. Both are both my sons. So same. I will leave at morning at about 5:36, 6:30, whatever is the time for the nearest shakha where I have to go. And she will leave at the 7:45 बजे वो घर से जाएंगी, 7:45 वो घर से जाएंगी. शी विल कम बैक बाय 4. शी विल टेक केयर ऑफ द फैमिली इन द मॉर्निंग. बाकी काम शाम को आकर के करेंगी. एंड विद हर सपोर्ट ओनली आई कैन function and do all these things. Yes. Function into all these things. तो वो जो सारा कुछ है वो तभी संभव है, वो तभी पॉसिबल है जब जो फैमिली की फीमेल है उसका सपोर्ट है आपको, और उसी के कारण से, मतलब ड्यू टू दैट वेरी रीज़न इटसेल्फ. नाउ व्हाट हैपन्स इज, अभी तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी रिलेटिव के घर पे भी जाना है तो फ़ोन करके जाना है.
कि साहब संडे को आ रहे हैं आप, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, पीपल आर बिकम सो बिजी, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि आप संडे को घर पे रहोगे तो वो भी सामने वाला भी पूछता है यार एक छुट्टी है संडे को, मिलूं या ना मिलूं, अच्छा बताओ आप किस समय आना चाहो, आप 2 घंटे के लिए, दिस इज़। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आपने भी, बिकॉज यू ऑल्सो समटाइम्स गो टू शाखा, या यू हैव बीन गोइंग टू शाखा समटाइम्स, तो वहाँ क्या होगा, शाखा पे 4 लोग 5 लोग बाद में शाखा के यार किसी के चाय पीते हैं, मतलब मेरे घर चलो, हाँ घर ले आए तो वो जो गृहिणी है, जो लेडी ऑफ द हाउस है, अब उसकी अपनी कमिटमेंट है, आगे उसको कहीं जाना है, तो वो रहेगा जरा 5 लोगों के लिए, वो आएंगे, फैमिली तक का रिलेशन है, बिल्कुल, और एकदम फैमिली में भी एकदम किचन तक का रिलेशन है, तो वो आएंगे और बोलेंगे कि जी वो भाभी जी नमस्ते, अरे चाय पीनी है, अरे आप 5 में से 2 तो चाय पीते ही नहीं हो, आप क्या पियोगे, तो वो फिर भी उसमें भी अलग अलग बताएंगे, वो जो 3 लोग चाय पीने वाले हैं उसमें से भी 2 ऐसे जो फीकी चाय पीते हैं। ये सही बात है एकदम। अभी 2 कॉफ़ी बना दो, 2 फीकी चाय बना दो, 1 मीठी चाय बना दो, और वो लेडी ऑफ द हाउस वो क्या कर रही है, अभी उस समय वो बच्चे का लंच पैक कर रही है, बच्चे को तैयार कर रही है, मेरे को अगर जाना है ऑफिस, मेरा लंच पैक कर रही है, वो सब काम करते करते वो 5 लोगों की चाय कॉफ़ी भी बना देगी, और उनमें से 2-3 लोगों से हालचाल भी पूछ लेगी, भाई आपकी वाइफ का क्या हाल है, वो बच्चे का क्या हाल है, कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में। सो दिस मल्टी टास्किंग, शी डज दैट मल्टी टास्किंग, टेक केयर ऑफ हाउस कोरस, जॉब, प्रोफेशन, प्लस दीज अनवारंटेड अतिथि, तो वही होता था ना जो बिना तिथि के आ जाता था, तो ये जो अतिथि आ गए इनका भी इनका भी वो सब करेगी, तो उसी से संघ चलता है, उसी से संघ बड़ा हुआ है। सो विदाउट, आई मीन दिस इज अ मिथ, एंड दिस हैज़ बीन क्रिएटेड। 2 चीज़ें, पहली बात तो ये कि बीसीसीआई की टीम की फीमेल क्रिकेटर कब कैप्टन बनेगी, और दूसरा जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं, मेन की अलग टीम है, वुमेन की अलग टीम है, और वी हैव डिसाइडेड टू बी लाइक दैट। जब हम तय कर लेंगे कि मिलके काम करना है तो मिलके कर लेंगे, समाज कहेगा तो करेंगे, परिवार की शाखा लगनी शुरू हो गई ना, जिसमें होल ऑफ द फैमिली कम्स, यानी जो भारत के बाहर जो संघ है, अपने देश के बाहर जो संघ है, वहाँ पे परिवार शाखा लगती है, पूरी फैमिली आती है, क्योंकि उनको अकेले आने का समय, मतलब अकेले नहीं आ सकते, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, जो पॉपुलेशन है वो बहुत डेंसिटी कम है, तो वो ऐसे करके वहाँ पे लगती है। तो अगर वो लगेगा यहाँ करना है तो बहुत लिबरल है संघ में जब निक्कर थी तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये निक्कर के कारण ना थोड़ा, तो पैंट आ गई इतने वर्ष साल के बाद, तो अगर ये लगेगा तो संघ ये भी बदल देगा उसमें कुछ नहीं। दूसरा, ये जो 5 लोग घर पे आए हैं कॉफ़ी चाय पीने, पता नहीं ना इसमें से किसकी कौन सी जाति है, और कभी पूछे भी नहीं, पूछा ही नहीं, पता ही नहीं कौन सी जाती है, बिल्कुल, और वो सब उन्हीं बर्तनों में, उन्हीं सब में। मैं इसमें ना आपको एक बहुत छोटी सी एक घटना बताता हूँ। संघ के जो तीसरे चीफ थे उनका नाम था बाला साहब देवरस जी, और वो जो संघ के पहले चीफ थे डॉक्टर हेडगेवार, वो उन्हीं के टाइम पे शाखा आना शुरू हो गए थे। ठीक, उस समय में बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी थी सोसाइटी में। ओके, तो ये छोटे थे, 2 भाई थे, बाला साहब देवरस, दूसरे भाऊराव देवरस, दोनों शाखा जाते थे, और मतलब टिपिकल ब्राह्मणिकल फैमिली। तो शाखा के सब लोग इनके साथ घर में आते थे। तो एक दिन जो घर में सफाई कर्मचारी था उसके बेटे को भी शाखा ले गए, वो भी घर पे आ गया। अब इनकी माँ बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, तो वो पहचान लिया उसको कि ये तो सफाई कर्मचारी का बेटा है। तो इसने कौन से बर्तन में खाना खाया है? तो बोलते इस बर्तन में खाया है, ये बर्तन बाहर फेंक दो। तो बोले ये बर्तन बाहर फेंक देंगे तो हम सारे बर्तन बाहर फेंक देंगे, और अगर आप उसको वहाँ बिठा करके खिलाओगी अलग से तो हम भी वहीं उसके साथ बैठ करके खाएंगे, क्योंकि अपने समाज का हिस्सा है। बिल्कुल, उसके हाथ में नहीं था उस जाति में पैदा होना, और जाति तो मनुष्य ने बनाई, भगवान ने थोड़ी ना बनाई। बिल्कुल, मनुष्य ने बनाई तो हम भगवान की बनाई, भगवान ने तो सबको बराबर बनाया, हम भगवान की बात मानेंगे या मनुष्य की मानेंगे। और यही बाला साहब देवरस जब संघ के चीफ बने 1973 में, तो
उसके बाद एक इमरजेंसी लगी देश में 75 to 77, 21 महीने for 21 months. So whole of the country was censored, curtailed, RSS was banned. All the schools, I was studying in RSS school only, so my school was banned. बंद हो गया. स्कूल जा रहे थे तो स्कूल के टीचर्स बोर्ड उतार के रख रही थी कि स्कूल बंद हो गया भैया, जाओ जहाँ मर्जी एडमिशन लो. तो MCD के स्कूल में एडमिशन लिया. खैर, तो 79 में पुणे में एक लेक्चर सीरीज़ होती है, वो कंटिन्यूसली तब से कंटिन्यू हुआ है. उसको वसंत व्याख्यानमाला बोलते हैं, वसंत लेक्चर सीरीज़. अच्छा. तो उसमें बाला साहब देवरस को बुलाया कि आप आइए और इसमें भाषण कीजिए. तो उन्होंने ये अनटचेबिलिटी पे भाषण दिया. अच्छा. दैट इज़ वेरी लैंडमार्क भाषण, मतलब लैंडमार्क लेक्चर. और उनका एक स्टेटमेंट है उसमें. उन्होंने बोला कि अगर छुआछूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है. एंड दिस अनटचेबिलिटी शुड लीव लॉक स्टॉक एंड बैरल. ये इनका तब का स्टेटमेंट है. और उससे पहले का बताता हूँ आपको. 1930 या 31 में महात्मा गांधी संघ के कैंप में आए. अच्छा. 1930 में 1930. ओके. संघ वाज ओनली 5 years old. राइट. हाँ. एंड महात्मा गांधी वाज अ स्टॉलवर्ड. यस. 1921 के बाद तो सारा जो फ्रीडम मूवमेंट था वो महात्मा गांधी के नाम पर ही चला ना. बिल्कुल बिल्कुल. चाहे मतलब सुभाष चंद्र बोस को बाहर निकाल दिया और बाकी सब लोगों का वो को फांसी भी हो गई, तो मतलब वो मर भी गए देश के लिए, तो बलिदान भी हो गए, तो उनका उतना रिस्पेक्ट नहीं है जितना आज भी महात्मा गांधी का. तो महात्मा गांधी संघ के कैंप में आए, तो उन्होंने सबको बिठाया वहाँ पर कि सब बैठो भाई, अपना नाम बताओ, इंट्रोडक्शन दो अपना. तो somebody said अखिल. अखिल आगे, अखिल, राजीव, संजीव, रमेश. उन्होंने पूछा बाद में लोगों से, उनसे भी पूछा कि यार ये तुम्हारे साथ में जो बैठा है इसकी जाति क्या है. मुझे नहीं मालूम. तो ये जो तुम्हें फूड सर्व कर रहा है, संघ में क्या होता है, जैसे वो संगत और पंगत का वो है ना, तो ऐसे पंक्ति में बैठ के सब खाना खाते हैं, ज़मीन पे बैठ करके सब खाना खाते हैं. एक जन इधर से आता है रोटी लेकर के, वो सबकी प्लेट में रोटी रखता जाएगा, एक जन आएगा वो सब्जी रखता जाएगा, दाल, जो भी होगा वो डिशेज ऐसे सर्व करते हैं. बांटने वाला कौन है किसी को नहीं मालूम, खाने वाला कौन है किसी को नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम. उन्होंने बोला ये जो आपको फूड सर्व कर रहा था इसकी जाति क्या है. हमें नहीं पता, हमने पूछी नहीं, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई. तो जो जिसके हाथ से तुम खाना लेके खा रहे हो, तुम्हें इसकी जाति नहीं मालूम. एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि 1930 में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, और जो गांधी जी ने अपनी बुक में रेफरेंस दिया इसका, कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में गया जिसमें जाति नहीं पूछी जाती, और सब लोग जो है वो ज़मीन पे एक ही तरह से सोते हैं. कोई ये नहीं है कि ये ब्राह्मण है तो इसका बिस्तर अलग लगेगा, और ये शूद्र है तो इसका बिस्तर अलग लगेगा. ऐसा कुछ नहीं है. उसको सर्व करने वाला भी, जो फूड सर्व कर रहा है, उसके बारे में भी नहीं मालूम. तो हम तो 1925 से प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया. बिल्कुल. And we are trying for it that untouchability should go lock, stock and barrel. Yes. That is why we have said कि एक गांव में एक कुआं, एक मंदिर और एक ही शमशान होना चाहिए. सबके लिए मंदिर में एक. सब जाएं, सभी उसी मंदिर में जाएं. कितना बड़ा मैसेज है सर ये. कितना बड़ा मैसेज. सभी उसी मंदिर में जाएं, सभी उसी कुएं से पानी भरें. सभी जब मरे, सभी का मतलब कोई भी जब मरे तो एक ही शमशान घाट हो, उसी में सबका अंतिम संस्कार. तो आप ऑटोमेटिकली ही उस पूरे चीज को खत्म करने का प्रयास मैंने भी 10 साल में ये चीज मैं सुन के भी बड़ा शॉक होता हूँ जब ऑपोजिशन वाले या जो भी दे ट्राई टू मलाइन द संघ, कि ये तो बात कभी मतलब सोचने या सुनने में भी नहीं आई. मैंने 10 साल में कभी ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं करी कि ऐसा भी कुछ बात कभी हुई नहीं है. बिल्कुल ठीक बात. एक चीज़ सर, again common misconception, is anyone from a different religion, whether he's a Muslim, Christian, Buddhist, Jain, anyone, Sikh, they are all allowed to visit, they are all allowed to be part of the Sangh, but people say otherwise. देखो मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अब किसी को आप बोलोगे कि यार ये सामने कंप्यूटर पड़ा है, इसको एक्सप्लेन करो. क्या एक्सप्लेन करेगा साहब? इसमें एक मॉनिटर है, हाँ ठीक है, स्क्रीन है, एक सीपीयू है, एक कीबोर्ड है और एक माउस है. सो इज दैट ओनली द कंप्यूटर? नो. कंप्यूटर इज एक्चुअली व्हाट इज इनसाइड इट. उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग तरह के, उसके अंदर वो उसका टेक्नीशियन ही उसको समझा सकता है, वो वही बता सकता है जो कंप्यूटर.
तो क्या है कि अगर आपको संघ को वास्तव में देखना है तो आपको संघ में आना पड़ेगा। पहली बात, मैं कुछ लोगों के नाम भी कोट कर सकता हूँ हाँ। कि भाई ये सिख है, बौद्ध और जैन तो पता नहीं, हमने कभी सोचा सिख मतलब सोचा ही नहीं। हमने तो अभी मेरे एक दोस्त है प्रांजय मसीह, कल आगरा रहते हैं। अच्छा। और CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, हाँ यहाँ दिल्ली में एक पंडित पंत मार्ग है, हाँ जी, उस पे कॉर्नर पे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का ऑफिस है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है, जो कैथोलिक चर्चिज़ हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के, एंड देयर नॉर्थ इंडिया गोज टिल मध्य प्रदेश, ओके, MP तक जाता है, तो उसका हेड ऑफिस है वो। ओके। उसको जो मॉडरेटर हैं, जो हु इज हेडिंग CNI इज कॉल्ड मॉडरेटर, उनके जो मॉडरेटर हैं, ये जो प्रांजय मसीह हैं, ये उनके मीडिया डायरेक्टर हैं। अच्छा, ओके। प्रांजय मसीह, और ये प्रांजय मसीह संघ की शाखा में रोज़ जाते हैं आगरा में, वाह, एवरी डे विदाउट फेलियर। एंड उन्होंने वो जो संघ का 7 दिन का एक ITC या प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता है, 7 दिन का वो प्राथमिक शिक्षा वर्ग भी किया है। और मैंने जब उनसे पूछा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, सो ही सेड आई केम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। देखता हूँ, मैं इनको बताता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, फिर भी मेरे को आने देंगे कि नहीं आने देंगे, बट एवरीबडी वेलकम्ड मी। बोला मैं उधर गया, कैंप में गया, मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्रिश्चियन हो तो तुम अलग बैठोगे, तुम ये करोगे। मैंने सब बोले, मैं तो सब अपने आप से देखा है, अपने नज़दीक से, अपनी आँख से देखा है। बहुत सारे लोगों के नाम हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये ना हो कि वो अपनी सोसाइटी में आउटकास्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ लोगों को अभी समझ कब है। वेरी राइट, वेरी राइट। वहाँ मैं अभी एक प्रोग्राम में था थोड़ी देर पहले, संघ का ही प्रोग्राम था, और देखो क्या आपने सवाल भी वैसे ही पूछा है। ये सरदार जगदीश सिंह ने किताब लिखी है। अच्छा। और ये उस प्रोग्राम में आए हुए थे। अच्छा। बोले सर मैं तो, मेरे फादर भी संघ से एसोसिएटेड थे, मैं भी संघ से एसोसिएटेड हूँ। एक प्रोफेसर जगमीत सिंह है, अभी वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी है वैदिक ज्ञान में गुरुबाणी, तो वो बुक मेरे पास पब्लिशिंग के लिए आई हुई है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आप संघ और ये सब, बोले यार फ़र्क क्या है, पहले तो ये बताओ कि आप मेरे से पूछ क्यों रहे हो कि आप संघ, मतलब मैं क्या, मैं हिंदू से अलग हूँ क्या? बोले हिंदू और सिख में कोई फर्क नहीं है, किसी तरह का भी 1% भी। बिल्कुल। वी आर पार्ट ऑफ यू, यू आर पार्ट ऑफ अस। और बोले हमारे यहाँ पर जो गुरबानी का पाठ होता है ना, गुरु ग्रंथ साहब का, उसमें से राम और कृष्ण लिखे हुए पेजेस अगर निकाल दिए जाएं तो सिर्फ जिल्द बच जाएगी हाथ में, कुछ नहीं बचेगा। तो अलग कहाँ है, बौद्ध और जैन कहाँ अलग है? तो जब इतने सारे, और वो जो चरवाक को मानने वाले, या जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो, जब वो हिंदू हो सकते हैं, तो ये दो लोगों को और हमें हिंदू मानने में, और हिंदू जो है ना, हिंदू कोई पूजा पद्धति थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, हिंदू तो नेशनैलिटी है। बिल्कुल। मैं चाइना जाता था, अभी मैंने कोविड के बाद जाना बंद कर दिया, क्योंकि जो हम इंपोर्ट करते थे हमने सब इंडिजनाइज कर लिया, उसको यहीं पर हमने सब बनवा लिया। तो जब मैं वहाँ चाइना जाता था तो वो मेरे को कहते थे इंडू। सर आपने मेरे मुंह की बात, मतलब दिमाग की बात छीन ली सर। वो मतलब कोई भी मेरे साथ, अगर कोई मेरा मुस्लिम फ्रेंड भी साथ में जा रहा है तो वो उसको भी इंडू ही कहते थे। I go to China thrice or 4 times a year. We import marble from there. जामिन जगह है, फुजियान प्रोविंस में, फुजियान में, वहाँ जाता हूँ मैं। मतलब वो मेरे को, मेरे साथ भी पहला इंस्टेंस यही हुआ, यू इंडू। मैंने कहा यार मतलब ये कह रहे हो हम वहाँ पे अलग। और वो भी मैं जाता हूँ, एक टियर 3 सिटी है वो। मतलब यहाँ से शंघाई से फास्ट ट्रेन, वहाँ से 1.25 घंटे की रोड ट्रिप, उसके बाद मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे। फुंगशियान करके एक जगह है, अच्छा। शूजो प्रोविंस में, वहाँ जाता हूँ। वहाँ भी मेरे को इंडू कह करके, और मैं लास्ट टाइम जब गया तो डोकलाम चल रहा था उस समय में। सो मेरे को मेरे एजेंट ने बोला सर यू डोंट फियर पीपल हेयर डोकलाम, एंड व्हाई शुड आई फियर देम यार, व्हाई शुड आई शुड टेक अ कॉल वेदर आई वांट टू बाय फ्रॉम यू और नॉट, बट व्हाई शुड आई फियर यू? ट्रू। तो हमने उसके डोकलाम के बाद ही हमने इंडिजनाइजेशन चालू करा अपने सब प्रोडक्ट्स का, सही है, जो इंपोर्ट करते थे हम।
बट सर आपने जैसे अभी आपने सारे पॉइंट्स क्लैरिटी से बताए, वेदर इट इज़ अबाउट द वुमेन पार्ट, अबाउट एनी अदर, अबाउट द कल्चर, ये कास्ट जिसकी बात करते हैं, अदर रिलीजन्स जॉइनिंग द RSS. My question is, people within the RSS and who are slightly aware, or the family members know that this is not the case. But do you think Sangh in itself, if you can be honest with me, कि आपको कहीं क्या ये फॉल्ट लाइन दिखी कि यस हम ही इस नैरेटिव को ढंग से पहले टैकल नहीं कर पाए? क्या आपको ऐसा कभी अच्छा, लगा? एक बात बताओ आप, अभी तक मैंने जितनी बातें बोली हैं उसमें से आपको कोई डिसऑनेस्ट लगी है? तो मैं इसका भी ऑनेस्टली जवाब दूंगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइट सर, वेरी नहीं, राइट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ कि संघ बना 1925 में, 1925। तो इनिशियल थॉट क्या था? मीडिया से दूर रहना है, अच्छा, मीडिया में नहीं आना। क्यों? मीडिया में आने से देखो, जो संघ का काम है ना, वो ना बड़ा मोनोटोनस सा, वो धीरे 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 40 साल 30 साल 20 साल लग जाते हैं एक व्यक्ति का मन बदलते बदलते। और अगर आपको मीडिया में आने की आदत लग जाएगी ना, तो आप मीडिया ऑप्टिक्स के लिए बहुत कुछ करने लगोगे। तो वो जो तपस्या वाला काम है ना, जो संघ का काम बहुत तपस्या का काम जी है, जी जी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मीडिया में आए नहीं। 1992 में, 1992 में पहली बार संघ में प्रचार विभाग बना, और उस प्रचार विभाग का काम दिया उस प्रचार विभाग को 1992 में बना। 1992 में, अभी मतलब हाँ, ये 30-32 साल, 30 एंड बिकॉज दिस इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो एकदम से कोई चीज़ आप लोग प्रोफेशनल्स हायर करके, उनसे एक PR एजेंसी हायर करके, प्रोफेशनल्स हायर करके वैसा तो कुछ कर नहीं सकते। सो यू विल स्टार्ट बिल्डिंग एंड वर्टिकल ग्रेजुअली, बहुत स्लो प्रोसेस था उसका। तो उसमें एक ये हमने भी बहुत ज़्यादा, क्या कहते थे हमारे यहाँ पर, मेरे को अभी भी याद है, हम जब पूछते थे कि मीडिया हमारे बारे में नहीं लिखता, छापता नहीं, हम इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, देखो ये करते हैं वो करते हैं, तो बोले यार मीडिया में नहीं जाना है। क्यों? यार आप देखो कि कहीं ये गुलाब का फूल खिलेगा, तो गुलाब का फूल खिल गया है, ये कोई अखबार में छपेगा तभी थोड़ी ना पता चलेगा, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी और उससे पता लग जाएगा, ओह यार ये तो कहीं अच्छा गुलाब, जो रोज़ है वो ब्लूम कर रहा है, उसकी फ्रेगरेंस है ये। तो इसलिए मीडिया में नहीं। मगर जो हमारे ओपोनेंट्स थे, हम किसी को ओपोनेंट नहीं मानते, जो हमें अपना ओपोनेंट मानते थे, तो उनको हमारे से एक ही खतरा था। उनको खतरा ये था कि अगर इनकी ठीक इमेज आ जाएगी या बन जाएगी तो फिर उनको कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें चलाई। एक चीज़ और चलाई कि संघ ने जो है वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में संघ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, मेजर कंट्रीब्यूशन था। संघ था कितना बड़ा 1947 तक, 1925 में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई और 1947 तक 47 तक संघ था कितना बड़ा। मगर जिन्होंने संघ शुरू किया वो तो उस समय जो अनुशीलन समिति थी, जो क्रांतिकारी थे, कलकत्ता से ऑपरेट करते थे, वो उस अनुशीलन समिति के मेंबर थे। और वो कलकत्ता अपना मेडिकल पढ़ने ही इसलिए गए क्योंकि कलकत्ता वाज द एपिसेंटर ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उनको भेजा ही नागपुर से इसलिए कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जा कर के पढ़ो और फिर उसके बाद आकर के यहाँ। एंड ही वाज वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द कांग्रेस। यस। पहला सत्याग्रह उन्होंने 1920 में किया, फिर उसके बाद 1930 में जो 1920 में सत्याग्रह किया, जब वो जेल से निकल कर के आए तो उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, ये सब लोग उनके प्रोग्राम में गए, उनके वेलकम के प्रोग्राम में गए। 8-10 हज़ार लोग उनके वेलकम में आए थे उस प्रोग्राम में। डॉक्यूमेंटेड है, हिस्ट्री है, हाउ कैन यू डिनाई दिस। 1930 में जब जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ, उस 1930 के सत्याग्रह में वो सरसंघ चालक थे उस समय। ही वॉज हेड ऑफ चीफ ऑफ द RSS। ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट, मेड समवन एल्स एज एन चीफ ऑफ द RSS एंड देन वेंट टू जेल फॉर 9 months।
और जब जो मुकदमा चला, केस जब उसका उनका कोर्ट में जब केस गया, तो यू नो व्हाट द जज रोड, इनको अपनी स्टेटमेंट देने के लिए बोला, तो जज ने क्या लिखा उनके अपने जजमेंट में, योर स्टेटमेंट इन द कोर्ट इज मोर सेडिशियस देन योर ओरिजिनल भाषण, ओरिजिनल स्टेटमेंट। सो दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। ये लिखा। ब्रिटिशर्स जो है वो आरएसएस के लोगों के पीछे डिटेक्टिव छोड़ते थे, उनकी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अच्छा कि दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अस इन द फ्यूचर। उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है ये। और तब तो स्टार्ट ही हुई थी और तब तो संघ शुरू हुआ था। और फिर जब 1947 में पार्टीशन हुआ और देश आज़ाद हुआ, तो उस समय अब की जनरेशन को, जो आपके व्यूअर्स हैं, शायद उनको नहीं पता होगा, 10 लाख हिंदू मरे, they were murdered, brutally murdered. ट्रेन कट के आती थी, वहाँ से हिंदुओं को निकाल करके लेके आना, यहाँ ला के रिहेबिलिटेट करना। हम सब ने, अरे यार, एक पिक्चर देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, हाँ देखी थी ना, हाँ। आप दोबारा देखना, मेरे से बात करने के बाद वो फिल्म दोबारा देखना। दैट फिल्म वाज मेड बाय, द डायरेक्टर वाज राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ही इज फ्रॉम चांदनी चौक, ओरिजिनली फ्रॉम चांदनी चौक, के करोड़ीमल कॉलेज का पास आउट। सो वन ऑफ माई मेरा मीडिया का जो दोस्त था, उसने मेरे को उससे कनेक्ट करवाया, मेरी उससे बात हुई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुमने संघ दिखाया, अपनी शाखा दिखाई है ना, दिखाई है कि शाखा के लोग आके हेल्प कर रहे हैं वहाँ, जो रिफ्यूजीज आए हुए हैं उनकी, ये क्यों दिखाया यार? और वो भी तब जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, वो तो किसी को समझ में नहीं आया, नहीं तो तुम्हारा तो सेंसर ही नहीं होता। बोला यार राजीव जी, इनवेरिएबली मैं जितने भी लोगों से मैंने 5 साल रिसर्च करके मैं मिला हूँ, सबने हमें बोला कि आरएसएस नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते। यहाँ आए हैं, आरएसएस यहाँ निकाल करके लेकर के आया है, और यहाँ ला करके, और मैं एक बुक का रेफरेंस देता हूँ आपको, आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ वो बुक खरीदें, वो बुक पढ़ें अगर कुछ लोग पढ़ सकते हो। द नेम ऑफ द बुक इज़ नाउ इट कैन बी टोल्ड। ओके, नाउ इट कैन बी टोल्ड इन इंग्लिश, और हिंदी में उसका नाम है विभाजन विभीषिका, जो बताना ज़रूरी है। ओके, द ऑथर इज़ प्रोफेसर ए.एन. बॉली। प्रोफेसर ए.एन. बॉली जो हैं वो लाहौर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। ही रोट इन इंग्लिश। द नेम ऑफ द बुक इज़ नाउ इट कैन बी टोल्ड। इफ़ यू बाय दैट बुक, दिल्ली में ही प्रभात प्रकाशन है, उन्होंने वो बुक पब्लिश करी है। अब वो बुक लीजिए, आप उसमें पढ़िए। अच्छा, इंसिडेंटली दैट वाज फर्स्ट बुक टू बी बैंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। 48 में, 1948 के एंड में या 1949 के बिगिनिंग में वो बुक आई है। और बुक को आते ही उस समय ये जो प्रधानमंत्री, मास्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ग्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वो बुक बैन कर दी थी, बिकॉज दैट बुक शोड हाउ कांग्रेस बिट्रेड द हिंदूज लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज देयर बिहेवियर। और ये डॉक्यूमेंटेड है, पंडित नेहरू का ये स्टेटमेंट है कि ये जितने हिंदू वहाँ से आ रहे हैं रिफ्यूजी बन के, आई विल नॉट लेट देम सेटल इन दिल्ली। ये उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है भाई। सो दिस वॉज देयर हेट्रेड टूवर्ड, एंड हु वॉज स्टैंडिंग बाय देम। इस बुक में एक चैप्टर है, 12th या 13th चैप्टर है, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। ओके, उसमें प्रोफेसर ए.एन. बाली ने हाउ आरएसएस ब्रॉट पीपल फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, उसने बहुत डिटेल में लिखा है उसमें। ओके, मैं भी पढ़ूंगा ये, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ फायर ब्रिगेड बनाई है अपनी। क्या हुआ कि वो उस टाइम में वहाँ के जो रावलपिंडी, कराची, लाहौर, ये जो सब बड़े शहर थे, इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मुस्लिम्स के पास था। और ब्रिटिशर्स के पास था। हिंदूज बहुत कम थे, लैंडलॉर्ड हिंदूज थे, लेबर मुस्लिम थी। तो और सिटी जज रहेगा, सिटी मजिस्ट्रेट, सिटी एसपी, ये सब जनरली मुस्लिम्स थे। तो इन्होंने पूरी पुलिस फोर्स यूज़ करके, शहर बहुत बड़े नहीं थे, सिटीज़ बहुत बड़ी नहीं थी, इतने बड़ा तो कुछ भी नहीं था जितना बड़ा दिल्ली है, छोटे छोटे शहर थे, छोटी छोटी सिटीज़ थी। तो उनके कुछ लिमिटेड एग्जिट और एंट्री पॉइंट होते थे। वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील करके
मुस्लिम पेट्रोल पंप से पेट्रोल दिलवा करके शहर का शहर जला दिया, मुसलमानों को शिफ्ट कर दिया, उनको एक रात पहले बोल दिया कि रात को ये होगा, आप सब निकल जाओ अपने घरों से, और वो पूरा शहर का शहर जला दिया, सारी एग्जिट बंद करके। और जो एग्जिट तक पहुंचा भी, ही वॉज फायर्ड अपॉन बाय द पुलिस। दिस इज मेंशन्ड इन दैट, उन्होंने मतलब दिस इज उस क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पर्सन अकाउंट। ही हैव सीन दिस विद हिज नेकेड आइज एंड ही हैव जॉटेड दिस बिकॉज ही वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन दैट लाहौर यूनिवर्सिटी। तो संघ ने कैसे उनको सपोर्ट किया, वहाँ से निकाला, यहाँ लाए, रिफ्यूजी कैंप्स, उसमें एक वो पंजाब सहायता समिति बनाई थी इधर पंजाब और इस सब से आने के लिए, और उधर बंगाल के लिए हिंदू सहायता समिति बनाई थी। तो ये 2 समितियाँ बनाई वहाँ पर, जिन्होंने रेस्क्यू और ऑपरेशंस, रेस्क्यू का सारा काम किया, फिर रिहैबिलिटेशन का भी काम किया। सो दिस इज़ हाउ, मतलब अब आप इसको इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्ट मानो या नहीं मानो, फिर उसके बाद आओ आप पुर्तगाल और गोवा तो बहुत बाद में आज़ाद हो गए, बिल्कुल बहुत बाद में उनको तो इंडिपेंडेंस मिली। एंड यू 62 आई थिंक, हाँ, नो नॉट इन द 62, वन वाज इन 50 और 52, द अदर वाज आल्सो अराउंड दैट। सो आप उसमें अगर आप गूगल करोगे तो उसमें संघ का कंट्रीब्यूशन पकड़ो। ये है जो दादर नगर हवेली, उसका वहाँ जो संघ के लोग थे उन्होंने वहाँ से पोर्चुगीज़ को भगा दिया, ये फ्रेंच थे या पोर्चुगीज़ थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली। और भारत मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि यू टेक चार्ज ऑफ दिस सिटी, सो दे रिफ्यूज्ड। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफ्यूज्ड इनिशियली, तो 1-1.5 महीना संघ के लोगों ने पूरा शहर चलाया। वो एक बुक है, दूसरी बुक है संघ और स्वराज, अब उस किताब में पढ़ो। राजा भाऊ महाकाल जब गोवा का इंडिपेंडेंट करवाने का मूवमेंट चालू हुआ तो उज्जैन से राजा भाऊ महाकाल अपने साथ सैनिकों वो अपना स्वयंसेवकों की टीम लेकर के गए, एंड ही वाज फायर्ड अपॉन, ही डाइड एट द स्पॉट, यहाँ गोली लगी। वेरी इंटरेस्टिंग। अरुणा आसफ अली ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि उस समय में जो दिल्ली के आरएसएस के हेड थे उस समय, लाला हंसराज, बोली मैं 15-15 दिन उनके घर में रहती थी जब ब्रिटिशर्स मेरे को पकड़ने के लिए आते थे, तो उनको घर में अपने घर में रखते थे। ये राजगुरु, जब ये इसका सैंडर्स का मर्डर हुआ, जो गोली मारी उसको, तो राजगुरु बाड़ा साहब आपटे करके संघ के एक स्वयंसेवक थे नागपुर, उनके फार्म हाउस पे रुके, डॉक्यूमेंटेड है। ओके, एंड स्टिल they say that there is no contribution। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसका चीफ रिजाइन करके जा रहा है यार, कितनी बारी कांग्रेस के किसी प्रेसिडेंट ने रिजाइन करके जेल गया होगा। कांग्रेस के कोई एक बड़ा नेता उसको फांसी नहीं हुई, वो पुलिस की गोली से नहीं मरा, एक्सेप्ट फॉर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वॉज अ स्टॉन्च आर्य समाजी। वो कांग्रेस में इसलिए थे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं थी, कोई और ऑप्शन नहीं था। And Congress was not a political party then. Yeah. Congress was a freedom movement. Was a freedom movement. Yes, exactly. वो तो 1947 में देश आजाद होने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने बोला ना डिसबैंड कर दो कांग्रेस को, यार काम खत्म हो गया। और ये वो कांग्रेस नहीं है जो कांग्रेस यस, ये बात भी है। और उसके बाद उनका मर्डर हो गया थोड़े दिन के बाद, जिसका ब्लेम फिर आरएसएस पे डाला। क्यों भैया, आरएसएस को बापू के मरने से क्या फायदा था? बापू के मरने से फायदा तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ रहे होंगे उन लोगों को, उनको ही हो सकता है। बिल्कुल। एंड वन अदर मिथ दैट इज देयर कि भाई जो संघ वाले थे वो ब्रिटिशर्स के बहुत नजदीक थे। हाँ। अच्छा, संघ वाले ब्रिटिशर्स के नजदीक थे और देश आजाद होने पे वो सत्ता कांग्रेस को दे गए, ब्रिटिशर्स संघ को नहीं दे गए। संघ को नहीं दे गए। एक लाइन ही सब कुछ इसका आंसर दे जाती है। सही बात है। और वो कांग्रेस जिसको एओ ह्यूम ने बनाया, बिल्कुल, जो खुद अंग्रेज था, ब्रिटिशर था, और उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो एक कांग्रेसी ने बनाई। वेरी इंटरेस्टिंग, यस। आप उसको क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, बिल्कुल, जो जिसको एक कांग्रेस ने बनाया, और क्वेश्चन मार्क कौन कर रहा है? जिसको एक ब्रिटिशर ने बनाया। Irony dies its own death. Yes, irony dies its own death. Very interesting, sir.
with this I will end our podcast. आपने बहुत सारे जितने मेरे डाउट्स थे, मिसकंसेप्शंस थे, आपने सारे क्लियर करे. आई होप जो लोग ये देख रहे हैं, जितना वो इस कॉन्वर्जेशन से संघ को समझ सके, बहुत अच्छी बात है. और समझना है तो शाखा में आ सकते हैं, संघ ज्वाइन कर सकते हैं. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जिनके दिमाग में ये मिसकंसेप्शंस थी रिगार्ड्स टू वुमेन, other cultures, other religions joining the Sangh, its role in the independence, being close to the Britishers, ये भी अभी बहुत चल रहा था ये 100 years of RSS के टाइम पे. आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई हो. एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा कि किसी भी चीज़ के बारे में लोग मीडिया को देख के, जान के और बस उसके पीछे लग जाते हैं, उस नैरेटिव को पकड़ लेते हैं. लेकिन आप जब किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझना हो तो आपको उसमें रह के समझना पड़ेगा, तभी आप ट्रू एसेंस जान पाएंगे किसी चीज़. बिल्कुल ठीक बात है. और एक बात और जोड़ देता हूँ यहाँ पे, एक बात और ऐड कर देता हूँ कि संघ की कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है. हाँ. आप आओ, साल 2 साल आप यहाँ रहो, आप देखो, आपकी हमारी नहीं पटेगी तो आने की फीस नहीं है, जाने का फाइन नहीं है. वेरी राइट. तो आप वापस चले जाना यार. बिल्कुल. तो मैं भी आई वुड लाइक टू thanks you for the opportunity being given to me. No, क्योंकि I have seen that your audience or your viewers are generally Gen Z, जिनके बारे में आजकल बहुत बात हो रही है. They are Gen Z, और आपके माध्यम से, आपके थ्रू संघ की बात उन तक पहुँचे, उनके कुछ मिसकंसेप्शंस दूर हों. और मैं तो लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सुनने में लग रहा है. हाँ, बड़े सिंपल बहुत सिंपल है. आप सिंपली आपके घर के पड़ोस में जहाँ शाखा लगती है वहाँ पर जाओ, वो बाकी सब आपको अपने आप बता देंगे. बस एज इजी एज दैट. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. और एक चीज़ और बात बताना चाहूँगा, राजीव जी इज़ द फर्स्ट स्वयं सेवक आई मेट, बिकॉज मैंने RSS और के थ्रू संघ ज्वाइन करा था, और तब ये मेरे घर आए थे, और उसके 10 साल बाद आज पॉडकास्ट के लिए मेरे घर आए. तो बहुत कमाल. इट्स एन ऑनर. Thank you so much and hope the viewers really like this conversation. Thanks a lot. Thank you so much. Thanks for having me. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai.